नमस्कार आप सभी को। देखिए, कैश मैनेजमेंट पर ये जो दूसरा वीडियो है उसमें आपका स्वागत है। और इसमें आज हम समझेंगे कि कैश प्लानिंग किस तरह से की जाती है। कैश प्लानिंग के लिए बेसिकली दो तरह के टूल्स यूज़ किए जाते हैं, कैश बजट और कैश साइकिल पीरियड। तो इन दोनों को ही हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो पिछला वीडियो था उसमें आपको ध्यान होगा कि हमने ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स पढ़े थे कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि ये कैश मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज़ हमने देखी थी कैश प्लानिंग, ठीक है, यानी कि कैश का एस्टिमेट करना। दूसरा, स्पीडिंग ऑफ कैश इनफ्लोज, यानी कि हमारे पास जो कैश इनफ्लोज, जो हमें कैश कलेक्शन होना है उसको स्पीड अप करना है, वो किस तरह से किया जाए। इसी तरह से कैश आउटफ्लोज को हम स्लो किस तरह से कर सकते हैं, मतलब आउटफ्लो स्लो हो जाए और इनफ्लो तेज़ी से हो जाए, तो ये स्ट्रेटजी हम किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ऑप्टिमम कैश बैलेंस किस तरह से निर्धारित होता है, ठीक है। और जो सरप्लस कैश इनफ्लोज है उसको हम इन्वेस्ट कैसे करते हैं, जो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के मैनेजमेंट में आता है। तो उनको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। आज इसका जो फर्स्ट एस्पेक्ट्स है कैश प्लानिंग, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैश प्लानिंग बेसिकली दो तरह से की जाती है, दो तरह के टूल्स इसमें यूज होते हैं। एक कैश साइकिल पीरियड और दूसरा होता है कैश बजट, ठीक है। तो दोनों को वन बाय वन समझते हैं। जो कैश साइकिल पीरियड जो है वो क्या होता है, उसको हमने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा समझा था कि कैश साइकिल का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि कैश दोबारा कैश में कितने टाइम में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मतलब देखिए, आज आपके पास जो कैश था उससे आपने रॉ मेटेरियल परचेज किया, रॉ मेटेरियल से फिर आपने उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया, फिर वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो गया, यानी कि इतना पीरियड तो इन्वेंट्री में चला गया। फिर उसके बाद डेटर्स, और डेटर्स से फिर दोबारा से कैश, ठीक है। तो इसमें कितना टाइम लगता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका वैसे ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहलाता है, लेकिन कैश साइकिल भी लगभग वही चीज़ है, ठीक है। और इसमें से हम क्या घटा देते हैं कि जितना डिले हम अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट में करते हैं उसको हम इसमें से लेस कर देते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ देखिए लिखी भी है कि कैश साइकिल पीरियड मतलब एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, जिसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स ये सब आ जाते हैं। और इसमें हम डेटर्स कलेक्शन पीरियड जो है उसको ऐड कर देते हैं, यानी कि डेटर्स से ऑन एन एवरेज हमें कितना टाइम के बाद रुपया मिलता है उसे हम ऐड कर देते हैं। और जो क्रेडिटर्स का जो पेमेंट पीरियड है वो उसमें से लेस कर दिया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए 80 डेज़ इन्वेंट्री के हो गए, मान लीजिए 40 डेज़ डेटर्स के हो गए, तो 120 हो गए। इसमें से मान लो 60 डेज़ के बाद हम अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हैं, तो 60 डेज़ हो गया हमारे लिए हमारा कैश साइकिल पीरियड, ठीक है। अब इसकी हेल्प से कैश की कितनी रिक्वायरमेंट होगी वो हम एस्टिमेट किस तरह से कर सकते हैं, उसको ज़रा और समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे 60 डेज़ का हमारा कैश साइकिल पीरियड है, तो उसके बेस पर हम कैश का एस्टिमेट्स किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए टोटल पूरे साल, पूरे वर्ष के अंदर हमारे जो टोटल कैश के जो एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको हम कैश डिस्बर्समेंट बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए वो टोटल कैश डिस्बर्समेंट है 3,60,000। बस मैं समझाने के लिए सिंपल सी फिगर ले रहा हूँ, ठीक है। तो 3,60,000 ये पूरे साल भर में खर्चा होगा, ठीक है। अच्छा, मुझे काम कितने के टाइम के लिए चलाना है, मुझे 60 डेज़ के लिए काम चलाना है, क्योंकि 61वें दिन तो मेरे पास जो मेरा चला हुआ कैश है वो ही वापस आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे कितने टाइम के लिए रुपया चाहिए, 60 डिवाइड बाई, अगर मैं एक साल में 360 दिन मानूँ तो 60 डिवाइड बाई 360, ठीक है। तो आप इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है 60,000 रुपीज़। तो भाई 60,000 रुपया मुझे कैश के रूप में रखना पड़ेगा, तब जाकर मेरा काम चलेगा, ठीक है। अब देखो, एक्चुअल में देखा जाए तो आप गौर से देखिए दोबारा, ये 6 से मैंने डिवाइड किया, ये 6 क्या है अगर गौर करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक साल में 360 डेज़ में ये कैश साइकिल कितनी बार आएगा। एक कैश साइकिल कितने टाइम का है, 60 डेज़ का। एक वर्ष कितने टाइम का है, 360 डेज़ का। तो कितने कैश साइकिल आ जाएंगे, 360 को 60 से मैं डिवाइड कर दूँ तो 6 कैश साइकिल इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस 6 से इस
टोटल रिक्वायरमेंट को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो उसके बेस पर मैं अपने कैश रिक्वायरमेंट्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही स्टेप्स मैंने यहाँ लिखे हैं, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो पहले स्टेप में कैश साइकिल एस्टिमेट करना है, दूसरे में क्या लिखा है, नाउ फाइंड आउट कैश टर्नओवर और नंबर ऑफ कैश साइकिल इन ए ईयर। तो 360 या 365 जो भी आप लें उसको डिवाइड कर देना है, ये डिवाइड कर देना है कैश साइकिल पीरियड से। जैसे अपना 60 है तो 60 से डिवाइड करके 6 डेज आ गया। और उसके बाद ऑप्टिमम कैश रिक्वायरमेंट्स किस तरह से आएगी कि टोटल कैश डिस्पर्समेंट, जैसे इस क्वेश्चन में हमने 360,000 लिया और उसको 6 से डिवाइड कर दिया तो 60,000 मेरी कैश की रिक्वायरमेंट्स आ गई। तो इस तरह से हम कैश को एस्टिमेट्स कर सकते हैं कैश साइकिल पीरियड के बेस पर। ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। ठीक है, ये देखिए मेरी अपनी ही बुक है तो मैं इसके एग्जांपल्स में यूज़ कर सकता हूँ, इनको मैं आजकल अपने वीडियोज़ में यूज़ कर भी रहा हूँ। मैंने देखिए जो कुछ भी मैंने सीखा है मैंने कोशिश की कि अपनी बुक्स के माध्यम से उनको सब लोगों को बताया जाए, उनको समझ में आ सके, उसको सिंपल भाषा में बताया जा सके। और आजकल अब वीडियो के माध्यम से भी मेरी कोशिश यही है कि जो कुछ मुझे पता है वो कम से कम सबको पता हो, सबको जिनको भी उसकी ज़रूरत हो तो उससे कुछ एडवांटेज मिल सके। ठीक है, तो आइए इसमें एक एग्जांपल जो है ये मैंने अपनी बुक में डाला हुआ था, मैं उसी को ही ले रहा हूँ कि दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मनोज लिमिटेड। ये ऊपर एक फॉर्मूला भी आपको नज़र आ रहा होगा जो भी अभी हमने डिस्कस किया कि ऑप्टिमम कैश बैलेंस कैसे निकालते हैं, टोटल कैश डिस्बर्समेंट जो होता है उसको कैश टर्नओवर से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने निकाला 3,60,000 को 6 से डिवाइड किया। ठीक है, अभी इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसमें कैश रिक्वायरमेंट्स आपको देखिए कैसे निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड आप देख पा रहे हैं 70 डेज़ है। ठीक है, और डेटर्स आर कलेक्टेड, ये थोड़ा सा कम क्लियर दिख रहा होगा, 60 डेज़ है ये, 60 डेज़ के बाद डेटर्स की कलेक्शन होती है। और एवरेज पेमेंट पीरियड है ये 40 डेज़। ठीक है, तो पहला काम तो क्या होगा हमारा कैश साइकिल पीरियड निकालने का। तो 70 + 60, ठीक है, 130 आ गया और 130 में से 40 लेस कर दिया तो 90 डेज़ का हमारा कैश साइकिल पीरियड आ जाएगा। मैं भी पहले साथ साथ ही आपको करके बता रहा हूँ। फिर ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम मान लो 360 डेज़ लेते हैं तो 360 डेज़ को इस 90 से डिवाइड कर देंगे तो 4 जो है वो नंबर ऑफ़ कैश साइकिल्स कि एक साल में कितने कैश साइकिल आएंगे, 4 कैश साइकिल आ जाएंगे, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, फिर आगे एक बार पहले पढ़ ही लेते हैं इसको, सॉरी, हाँ जी। The firm spends total 240 lakh annually at a constant rate। तो अब अगर मुझे कैश रिक्वायरमेंट चाहिए तो 240 को इस 4 जो नंबर ऑफ़ कैश साइकिल्स आ रहे थे इससे मैं डिवाइड कर दूंगा तो 60 लाख जो है वो कैश रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी जो मुझे रखनी पड़ेगी, जो मुझे मेंटेन रखनी पड़ेगी। मतलब मुझे भाई मोटे तौर पर मैं कहूँ 90 दिन की ज़रूरत का कैश मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। इसे चाहे आप ऐसे निकाल लो या ऐसे निकाल लो कि 240 लाख है पूरे साल का तो 90 दिन का कितना, तब भी बात वही आएगी। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखिए कि इट कैन अर्न 8% ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दे रखी है कि अगर आप अपना जो कैश है उसको कहीं अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो 8% उस पर अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए अब हमें कैश कितना रखना पड़ रहा है 60 लाख का, इस पर 8% के हिसाब से अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते तो 4.8 लाख आप अर्न कर सकते थे और वो अब आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है ज़रा देखें कि कैश साइकिल और कैश टर्नओवर वैसे मैंने साथ साथ निकाल भी दिया है, मैं आपको सॉल्यूशन में भी दिखाऊंगा। और दूसरा दी ऑप्टिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड बाय द फर्म। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश कि कैश रखने की कॉस्ट कितनी होगी ये आपको बतानी है। और फिर इसके बाद देखिए कि अगर हम अपने कैश कलेक्शन पीरियड को 60 से घटाकर 50 डेज कर दें और पेमेंट पीरियड कैन बी एनलार्ज्ड यानी कि लंबा कर सके, बढ़ा सके, पेमेंट पीरियड को अगर हम 5 दिन बढ़ा सके तो उससे कितनी बचत होगी। ठीक है, सॉल्यूशन वैसे अगली स्लाइड में है, आप यहाँ देखिए। तो कैश साइकिल पीरियड मैंने अभी आपके सामने निकाला था 70 + 60 - 40। ठीक है, तो ये 90 डेज आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ़ कैश साइकिल्स 360 डिवाइड बाई 90 करेंगे तो 4 आ गया। ठीक है, टोटल एनुअल कैश आउटलेज 240 लैक्स
जितनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इस 240 लाख को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए तो 60 लाख जो है आपकी कैश की रिक्वायरमेंट्स आ जाएगी। अब कैश की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है, कैश रखने की कॉस्ट है 8%। तो इस 60 लाख को अगर हम कैश के रूप में मेंटेन करते हैं तो 8% के हिसाब से 4,80,000 रुपीज़ की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ रही है, कैश को रखने की कॉस्ट है। अब जैसा कि आपको बताया गया था कि हम क्या कर रहे हैं, कैश कलेक्शन पीरियड जो अपना डेटर्स कलेक्शन पीरियड वो 60 डेज है। देखो अभी इसको कम करके हमें कर देना 50 डेज, ठीक है। और ये जो अपना कलेक्शन पीरियड है इसको क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड है, इसको 40 डेज़ को 5 डेज से बढ़ाकर 45 डेज कर देना है। तो नया कैश साइकिल पीरियड कितना आ जाएगा, इन्वेंट्री वाले में नो चेंज, ठीक है, प्लस 50 डेटर्स का, ये हो गया 120। और इसमें से अभी तक हम 40 लेस कर रहे थे, अब हम 45 लेस करेंगे, ठीक है 45। तो 45 जब अगर हम इसमें से लेस करते हैं तो कितना आता है अभी ये, अब भाई ये आता है 75 डेज, आप देख पा रहे होंगे। तो कैश टर्नओवर कितना आ जाएगा, 360 को 75 से डिवाइड कर दो 4.8 टाइम्स, या 4.8 टर्नओवर्स होंगे कैश के। अब रिक्वायरमेंट्स कितनी है अपनी, वो तो वही 240 लाख है, 4.8 से डिवाइड कर दीजिए 50 लाख की रिक्वायरमेंट्स हो जाएगी, ठीक है। तो अभी तक हमें रिक्वायरमेंट थी 60 लाख की, अब हमें कैश मेंटेन करना पड़ेगा कम, यानी कि 50 लाख का, क्योंकि पहले में 90 दिन का काम चलाना था, अब केवल 75 डेज़ का ही काम चलाना है। अब हमारा कैश साइकिल थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 लाख पर 8% करेंगे तो 4 लाख। पहले कॉस्ट कितनी आ रही थी, 4,80,000, अब 4 लाख आ रही है। तो 80,000 रुपीज़ जो है वो हमें सेविंग हो जाएगी अगर हम इस कैश साइकिल पीरियड में ये एडजस्टमेंट कर सकें तो, ठीक है। तो इस तरह से ये कैश का एस्टीमेट्स हम लोग कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है कैश बजट। कैश बजट क्या होता है, जैसे कि एक मैंने डेफिनेशन लिखी है गुथमैन एंड डोगल की, कि कैश बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ कैश रिसीट्स एंड डिस्बर्समेंट फॉर ए फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम, कि भविष्य के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होगी हमें कैश की, ठीक है, वो कितनी होगी उसका एस्टिमेट करना, कि कितना खर्च होगा, कितनी रिसीट्स होगी, वो कैश बजट कहलाता है, ठीक है। अब इसके 3 मेथड है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्टमेंट की जाती है, ठीक है। इसमें यानी कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट होता है उसमें से नॉन कैश आइटम्स, नॉन कैश प्रॉफिट जो जुड़ा हुआ है उसको घटा देते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस जो घटे हुए उनको जोड़ देते हैं। तो इस तरह से एडजस्टमेंट की जाती है, जस्ट लाइक ये फंड फ्लो स्टेटमेंट की तरह काम करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरह, ठीक है। और दूसरा बैलेंस शीट मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं कि सभी असेट्स लायबिलिटीज़ के हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल कर उनको बैलेंस शीट में पुट कर देते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर है वो कैश हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों मेथड को भाई मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो जो मेन फोकस हमारा रहेगा तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड पर, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इसका फॉर्मेट मैंने ये नेक्स्ट स्लाइड में लिया हुआ है। तो मान लीजिए हमें कैश बजट बनाना है 3 मंथ्स का, अप्रैल मई और जून का। तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग कैश होगा वो हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद उस मंथ में कितनी कितनी कलेक्शन हो सकती है कैश सेल से, डेटर से, या कोई और कैश रिसीट्स मिलनी है, वो सारी हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से रिसीट्स का टोटल हो जाएगा जिसको हमने 1 से डिनोट कर दिया। इसके बाद पेमेंट किस किस की करनी है, सप्लायर्स की पेमेंट करनी है, वेजेस की पेमेंट करनी है, कोई और खर्चे की पेमेंट करनी है, ठीक है। तो जो भी खर्चे होंगे एक्सपेंसेस वो सब यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ से टोटल पेमेंट आ जाएगी, इसको जैसे मैंने 2 से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब ये जो 1 में से 2 मैंने घटा दिया तो ये अपना क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें कुछ कॉन्स्टेंट्स दे रखे होते हैं, मतलब कुछ प्रतिबंध होते हैं कि जैसे हमने कहा भी कैश भाई 10,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए कैश बैलेंस, ठीक है। तो तब उस केस में हमें क्या करना पड़ सकता है, मान लो अभी यहाँ मेरे पास जो है कैश की रिसीट्स और पेमेंट्स का जो डिफरेंस है वो मान लो 8,000 रुपये आता है। तो मुझे 2,000 कैसे करना पड़ेगा, तो 2,000 रुपये मैं ले लूँगा बोरोइंग से, 2,000 रुपये बोरोइंग ले ली और बैलेंस हो गया 10,000, फिर ये 10,000 यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अगले महीने हो सकता है मेरा कैश बैलेंस जो है जाकर हो जाए 12,000। तो जब 12,000 रुपये हो गया तो उस बोरोइंग की मैं एक्स्ट्रा जो मैंने बोरोइंग की थी उसकी पेमेंट कर दूंगा। अगर उस पर इंटरेस्ट देना है तो मैं इंटरेस्ट की पेमेंट कर दूंगा। और कई बार क्या होता है कि मिनिमम ही नहीं मैक्सिमम भी दे रखा होता है कि मैक्सिमम भाई हमें कितना करना है, हमें भाई एक बार में 40,000 से ऊपर कैश नहीं रखना,
ठीक है। तो अब उसका क्या करें? अब मान लो जून वाले मंथ में जाकर हमारा कैश बैलेंस बैठता है 50,000, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 40,000 रुपये का तो बैलेंस रख लेंगे, बाकी 10,000 रुपये को हम इन्वेस्ट कर देंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, ठीक है। तो जिस तरह की क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन हो उसी के हिसाब से बोरोइंग की ज़रूरत तब पड़ती है जब मिनिमम बैलेंस से कम जा रहा हो, रीपेमेंट जब मिनिमम बैलेंस के बाद हमारे पास पैसा बच गया हो, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग भी तभी दी जाती है, और अगर मैक्सिमम लिमिट से भी एक्सेस कैश हमारे पास बच रहा है तो फिर हम उसको इन्वेस्ट भी कर देते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में, वो भी कैश बजट कैश मैनेजमेंट का ही एक पार्ट समझा जाता है, ठीक है। तो इसको समझिए। कैश बजट को अगर आप देखिए, इसमें मेन चीज़ होती है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है। अगर आप इन कंसेप्ट्स को समझ लें। अच्छा, इस वीडियो में मैं बहुत हाई लेवल के कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सिंपल से ही क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। तो इसमें बस मेन जो हमारा फोकस रहेगा वो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स किस तरह से की जाती है उसी पर रहेगा। एडवांस क्वेश्चन को मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ इग्नोर किया है, अभी मैंने नहीं लिया है, ठीक है। तो अब ज़रा देखिए किस तरह से काम करता है। ये एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आपको कैश बजट बनाना है, ठीक है, और कब से कब तक बनाना है? अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून तक का बनाना है। ये सेल्स, परचेज, वेजेस, मिसलेनियस खर्चे आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब पढ़ो ज़रा, ये पॉइंट पढ़ो। सेल्स 20% रिलीज्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स, डिस्काउंट 2%, और बैलेंस रिलाइज्ड इक्वली इन 2 सब्सिक्वेंट मंथ। अगले 2 महीनों में बाकी मिलता है बराबर बराबर, ठीक है। मेन चीज़ यही है। अब ये सेल्स है, ठीक है, और इससे कलेक्शन कैसे होगी, आइए जो है सॉल्यूशन वैसे नेक्स्ट स्लाइड पर है, लेकिन पहले मैं आपको इसके वर्किंग नोट पर ले चलता हूँ। और देखिए ये वर्किंग नोट ये मैं जिस तरह से बनाया करता हूँ, आप इसी तरह से बनाने की अगर आदत डाल लें तो आपको कभी इसमें गलती होने का मतलब ही नहीं है, मैं एश्योरेंस देता हूँ आपको इसका। तो देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ये आपको दे रखी है सेल्स, है ना। और हमें बजट कब से कब तक बनाना था? अप्रैल से लेकर जून तक का। अब देखो आप ऐसे करो, सेल्स आपने लिख दी जो दे रखी थी। अब इसमें 20% तो है कैश सेल्स, तो इसका 20% हम लेते जा रहे हैं। 120 का 20% 24,000, ऐसी 26,000, 16,000, 23,200, 17,600। आप एक बार इसको अपने हाथ से और करके देखें। अब कैश डिस्काउंट बोली हुई है 2%। कैश डिस्काउंट ऑब्वियसली किस पर दी जाएगी? कैश सेल्स पर ही तो दी जाएगी। तो जो कैश सेल्स है इसमें से, जैसे 24,000 है, इसमें से मैंने 2% कैश डिस्काउंट लेस कर दी, यानी कि 480। तो ये है जो नेट मुझे मिला कैश सेल से। 24,000 में से 480 गए 23,520, 26,000 में से 2% घटा दिए तो 25,480, 16,000 में से 2% घटा दिए तो 15,680, एंड सो ऑन। तो ये तो होगी अपनी कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्शन फ्रॉम कैश सेल्स। और ये आप यहाँ देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, 15,680, 22,736 और 17,248 इन 3 महीनों की, ठीक है। ये आप देखिए यही नज़र आएगी, ये देखिए 15,680 ये सेम नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। अब आगे क्या करें? अब आगे आप ऐसा करो भाई कि अब रहेगी क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स कैसे निकालो? टोटल सेल्स ये थी 1,20,000, इसमें से कैश सेल्स कितनी थी? 24,000 बिना डिस्काउंट के। तो उसमें से इसको आपने लेस किया, 1,20 में से इसको लेस कर दिया, 1,36 में से 26,000 को लेस कर दिया, तो ये होगी तुम्हारी क्रेडिट सेल्स, ठीक है। ये सब क्रेडिट सेल्स। अच्छा, अब इस 96,000 का आधा अगले महीने में और आधा अगले महीने में, इस आप इस तरह से एरो से कर लीजिए, या आप अपने आप को समझा रहे हैं यूँ समझ लीजिए, ठीक है, अपने आप को गलती से बचा रहे हैं। तो 96,000 रुपये का 50% मार्च में, 50% अप्रैल में, ठीक है। तो ये जो है इसको करना कैसे? क्रेडिट सेल्स आपने सारी की सारी यहाँ लिख दी इस लाइन में, ठीक है। उसके बाद 50% फॉलोइंग मंथ, 50% नेक्स्ट मंथ। अब एक एक मंथ से लेकर चलो। अब आप ये मत करो कि पहले इसका पूरा इस लाइन को पूरा करना है, नहीं। आप क्या करो, एक एक मंथ वाइज उसको फारिग करते चलो कि 96,000 है, ठीक है, इसका 50% यहाँ, 50% यहाँ। इसी तरह से 1,04,000 इसका 50% यहाँ और बाकी 50% यहाँ। इसी तरह से 64,000 है, इसका 50% यानी कि 32,000 यहाँ और 32,000 यहाँ। इसी तरह से 92,800 इसका 50%, 46,400 यहाँ, बाकी 50% अभी अपने बजट में आ नहीं रहा। और इसी तरह से 70,400 का 50%, ठीक है, वो नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, यहाँ आ ही नहीं रहा है। तो इस तरह से आपने ये दिखा दिया। और अब आप यहाँ देख सकते हैं इसमें कि टोटल क्रेडिट कलेक्शन कितनी हुई,
52,000 और 48,000, 1,00,000 रुपये तो अप्रैल में जो अपना बजट बनाना है। ठीक है, इसी तरह से 32 और 52, 84,000 यहाँ, और 46,400, और ये जो है तो 78,400 रुपये यहाँ। तो यही अमाउंट आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये रहा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, तो मेन चीज़ तो ये होती है। बाकी अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अगर आपको ये समझ में आ गया तो। अब देखो, इसके बाद है परचेज दीज आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है? फॉलोइंग का मतलब अगले, यानी कि फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में, अप्रैल की मई में। ठीक है, तो अब अप्रैल में कौन सी आएगी? जो मार्च की है, मार्च की 1,00,000 यहाँ। ठीक है, अप्रैल की 1,04,000 मई में, और मई की 1,06,000 जून में। ठीक है, तो वही आप यहाँ लिखी हुई देख रहे होंगे, ये रीपेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,00,000, 1,04,000 और 1,06,000। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। वेजेस 25% इन एरियर पेड इन द फॉलोइंग मंथ। ठीक है, कि 25% अगले महीने में दिया जाता है वेजेस का। ठीक है, 75%, ये देखिए, इसको भी मैंने इससे टेबल से किया हुआ है। आप इसी को वर्किंग नोट जरूर जरूर आप नोट कर लें, इस तरह से करें। ये टोटल वेजेज है। ठीक है, अब इसमें गलती बिल्कुल होगी नहीं अगर आप ऐसे करेंगे। 75% सेम मंथ, 25% अगले महीने। तो 12,000 का भाई 75% यहाँ, 25% आगे। इसी तरह से इसका 75% यहाँ, बाकी 25% आगे। इसका भी 75% यहाँ, बाकी 25% आगे। और फिर इसके बाद देख लो यहाँ कितना दिया, 9,000, यहाँ दिया 9500, और यहाँ दिया 8500। ठीक है, तो इस तरह से ये मेन जो इसमें जो होते हैं ये वर्किंग नोट्स होते हैं, इन पर आप ज़रूर ध्यान दें। ये आप देखिए वेजेस की पेमेंट देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा बाकी देखिए, पढ़िए क्या इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस पेड 1 मंथ एरियर, सिंपल हो गया। यानी कि 7,000 जो फरवरी वाले हैं वो मार्च में, मार्च वाले अप्रैल में, अप्रैल वाले मई में। तो अप्रैल में कौन से आएंगे? 8,000। ठीक है, मई में कौन से आएंगे? ये 6,000, और जून में कौन से आएंगे? 12,000। तो 8, 6 और 12,000। ठीक है, वही आप यहाँ लिखे हुए देख पा रहे होंगे, ये देखिए। ठीक है, आगे बढ़ें। इसके अलावा रेंट 1,000 पर मंथ पेड क्वार्टरली इन एडवांस। ठीक है, ये हम एडवांस देते हैं, क्वार्टरली एडवांस। ठीक है, तो क्वार्टरली एडवांस का मतलब 1,000 रुपये एक महीने का, एक क्वार्टर में 3 महीने, तो एक क्वार्टर के हो गया 3,000 रुपये। और ये कब देना है? अप्रैल में। तो ठीक है, बस अप्रैल में दिखा दो। अप्रैल में हमने इसको दिखा रखा है, ये देखिए। ठीक है, और इनकम टैक्स के बारे में देखिए कुछ कहा हुआ है। इनकम टैक्स फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 25,000। ठीक है, ये जून में देनी है। ठीक है, तो जून में हम दे देंगे। जून में आप देखिए ये इनकम टैक्स की पेमेंट दिखा रखी है, हो गया। अच्छा, और इसके अलावा आप देखिए, इसके अलावा है हमारे पास इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हमें मिलेगी 5,000 रुपये, जो कि अप्रैल में मिलेगी और जुलाई में। जुलाई तो अपने बजट में आ नहीं रहा है अभी, तो अप्रैल में 5,000 रुपये ये इनकम दिखानी है, और 5,000 रुपये का हमारा जो ओपनिंग बैलेंस है वो है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, 5,000 रुपये ओपनिंग बैलेंस मैंने ये लिख दिया, और 5,000 रुपये इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। अब जैसा कि आपको बताया था, इन सब का टोटल हो गया है 1। ये सारे खर्चों का टोटल हो गया, पेमेंट का टोटल। ठीक है, एक्सपेंस इसमें से, रिसीट्स में से आपने पेमेंट को घटा दिया, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, कैश बजट के फॉर्मेट में आपने देखा होगा बोरोइंग, रीपेमेंट वगैरह थे, वो तब आते हैं जब आपको कोई मिनिमम बैलेंस की कंडीशन दे रखी हो या मैक्सिमम बैलेंस की। अदरवाइज तो सिंपली जो इसका क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है, 5680, वो यहाँ कर इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। फिर इसी तरह से ये सारे इसके इस टोटल में से इसे जब लेस करेंगे तो ये डेफिसिट आ रही है। ठीक है, लेकिन हमें मिनिमम बैलेंस के लिए कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है, तो 7,084 रुपये ये इसका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और इस तरह से हम कैश बजट बना लेंगे। जो दूसरा एग्जाम्पल मैंने इसमें लिया है वो इसी बैलेंस को, कैश के मैनेजमेंट किस तरह से होता है उसके लिए लिया हुआ है। ठीक है, तो एक बार ज़रा इसको और देख लें कि इसमें क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू अप्रैल 2017। ठीक है, कब से कब तक? जनवरी से अप्रैल, चारों महीने का ही बनाना है। ये सेल्स है, ये परचेज है। ठीक है,
इनके बारे में कुछ नहीं कह रखा। जब कुछ नहीं कह रखा तो सेम मंथ में, यानी कि सेल्स जिस महीने की उसी महीने में मिल जाएगी, परचेज जिस महीने की उसी महीने में पेमेंट हो जाएगी, और वेजेज 5,000 रुपये हर महीने की, बैंक बैलेंस है 8,000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। आगे का हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे। देखिए यहाँ तो आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा 8,000, सेल जो जिस महीने की थी उसी में लिख दिया, सिंपल सा क्वेश्चन लिया है मैंने आपको पहले बताया। और पेमेंट में परचेज जिस महीने की उसी महीने में पेमेंट होगी, वेजेज हर महीने की 5,000 दिखाई दी थी, तो ये टोटल पेमेंट होगी। अब आगे हमने क्या किया है, आगे आप देखिए, आगे हमने किया है कि वेज इन केस ऑफ डेफिशिट, अगर डेफिशिट ऑफ फंड हमें मिलती है 10,000 तक, तो हम बैंक से बोरोइंग करेंगे। ठीक है, अच्छा 10,000 से ज़्यादा डेफिशिट है, 10,000 से ज़्यादा लेकिन 42,000 रुपये तक हो, तो हम डिबेंचर्स इशू करेंगे। और अगर 42,000 से भी ज़्यादा हमें फ़ंड की ज़रूरत होगी तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम शेयर्स इशू करेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें बता रखी होगी। पहले वाले महीने को देखे भी, ये तो चीज़ देखने लायक है ही नहीं। 68,000 टोटल रिसीट्स, इसमें से टोटल पेमेंट 53,000, तो ये सरप्लस आ गया 15,000। तो यहाँ तो भाई कोई डेफिसिट है ही नहीं, तो कुछ नहीं करना, ये 15,000 रुपये का बैलेंस यहाँ आ गया। अच्छा, अब यहाँ जब हमने डेफिसिट देखी तो 30,000 रुपये नेगेटिव नज़र आ रही है। अब 10,000 रुपये तक की तो बैंक बोरोइंग से होनी थी, अब यहाँ तो 30,000 है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। ठीक है, ये बराबर हो गई। अच्छा, अब यहाँ 41,000 रुपये हैं, अब ये भी 42,000 रुपये तक तो हमें किससे काम चलाना था, डिबेंचर से, तो ठीक है डिबेंचर इशू कर दिए। अब आगे बढ़ो, अब यहाँ 55,000 हो गया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 55,000 के, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से कैश का मैनेजमेंट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने इसमें एक और भी लिया है, बट मुझे लगता है कि इसको मैं कराने लगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। उसमें नया पॉइंट कुछ नहीं है, मेन चीज़ वही है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। वो चलिए मैं एक बार आपके साथ यहाँ ज़रूर डिस्कस कर लेता हूँ, अगले उसको मैं पूरा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। तो सेल्स 25,000 फरवरी की, 20,000 मार्च की, और अप्रैल से जून तक 30,000। और पेमेंट कलेक्शन कैसे होती है, 50% ऑफ सेल्स आर फॉर कैश, आधी तो नगद ही है, और 90% क्रेडिट सेल्स कलेक्टेड इन द मंथ। ठीक है, इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स, और बैलेंस 1 मंथ आफ्टर। यानी कि यूँ समझ लो मोटे तौर पर 50% सेम मंथ में मिल जाएगा, जो बचेगा उसका 90% अगले महीने में, और 10% उससे अगले महीने में। ठीक है, तो इसको मैं आपको ये नहीं कराता, सीधा सिर्फ वर्किंग नोट पर ही ले चलता हूँ। ये टोटल सेल्स हमने लिखी 25, 20 और इसके बाद 30,000 थी। इसमें से कैश सेल्स 50%, कैश डिस्काउंट का यहाँ कोई चक्कर है नहीं, तो इसमें से कैश डिस्काउंट घटा दी तो क्रेडिट सेल्स बच गई। कैश डिस्काउंट तो हम कैश बजट में सीधे दिखा देंगे, अप्रैल के 15,000, मई के 15,000 और जून के भी 15,000। ठीक है, बाकी अब आप देखो उसी एरो के हिसाब से आप चलो, 90% अगले महीने में, 10% उससे अगले में, तो 12,000 का 90% यहाँ, 10% यहाँ। इसी तरह से 10,000 का 10% यहाँ, सॉरी 90% यहाँ और 10% यहाँ। और इस तरह से आप यहाँ अपनी कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स निकाल लेंगे। कैसे कि इस महीने में जैसे कितनी हो रही है, 13,500 और 1,500, 15,000। इसी तरह से यहाँ 13,500 और 1,000, 14,500 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक ये कैश बजट का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके अलावा कैश प्लानिंग हम किस तरह से कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैश साइकिल, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जो आगे जो बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उनको नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।